बिहार राज्य में स्थित राजगीर के पास एंशियंट टाइम में एक ऐसा विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसकी शिक्षा की गूंज दूर दूर तक फैलती थी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं साल 1993 के इतिहास के पन्नों में एक ऐसी विश्वविद्यालय की यात्रा पर जिसकी शिक्षा की गूंज दूर दूर तक फैलती थी। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे इतने बड़े और मशहूर यूनिवर्सिटी के निर्माण के पहले ही हमारे भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया था। तब के समय में ये एक ही ऐसा लौता यूनिवर्सिटी था पूरे विश्व में जो कि हमारे हिंदुस्तान में निर्माण किया गया था। 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा ज्ञान का दीप हुआ करता था जिसने पूरे एशिया को रोशन करके रख दिया। यह विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गौरव का विषय था। जब लाखों स्टूडेंट्स दूसरे देशों से अपने अलग अलग विषय पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे, तब के समय में शिक्षा का स्थान कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे पहला और पुराना यूनिवर्सिटी था हमारे हिंदुस्तान पे, वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, चाइना के मशहूर ट्रेवलर ह्वेनसांग ने 627 से लेके 643 सालों में यहाँ आके शिक्षा लिया था। इससे भी पहले फाहिन करके और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो भी चाइना के थे। उन्होंने भी 4th सेंचुरी में यहाँ आके शिक्षा लिया था। दोस्तों, आप बस इमेजिन कर सकते हो कि वो एंशिएंट टाइम में इंडिया को लोग गोल्डन कंट्री कहा करते थे। ह्वेनसांग की किताबों में ये पाया जाता है कि नालंदा महाविहार एक ऐसा जगह पर था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी तीसरी उपदेश दी थी, और इससे करीब 100 साल बाद कुमारगुप्ता वन की मदद से नालंदा, जो कि बुद्धिस्ट का शिक्षा केंद्र हुआ करता था, उसको और भी बड़ा करके नालंदा महाविहार का निर्माण किया। दोस्तों, उस समय लोग विश्वविद्यालय को महाविहार कहते थे। नालंदा ये 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ना आलम दा, जिसका अर्थ है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। ये यूनिवर्सिटी लगभग 57 एकड़ एरिया पर फैला हुआ था, जो कि माना जाता है उस समय कुछ गांव के फार्मर्स ने बुद्धिस्ट मॉन्क को दान के तौर पर जमीन दिया था। इतना बड़ा जगह पर फैला हुआ इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड थे, जिनमें मोनेस्ट्री, क्लासरूम्स, लेक्स, थूपास के साथ साथ पार्क्स भी थे, और मेडिटेशन करने के लिए स्टूडेंट को अलग जगह भी बनाया गया था जिनमें स्टूडेंट्स शांति पूर्वक अपना ध्यान कर सके। इन सब फैसिलिटीज के चलते ही नालंदा यूनिवर्सिटी में अलग अलग देश से लोग आते थे अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे कि चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पार्शिया, जापान और तुर्की जैसे अलग अलग देशों से दूर दूर से लोग आते थे अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और यहाँ इतना आसानी से एडमिशन नहीं मिलता था। हर स्टूडेंट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम जैसा कुछ टेस्ट देना पड़ता था, जो टेस्ट में पास होने के बाद ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और 2000 के करीब टीचर्स थे। बुद्धिज्म के साथ साथ यहाँ पर लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाया जाता था। यहाँ पर सबसे आकर्षित स्थान था उसका लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज से भी बुलाया जाता है। इस लाइब्रेरी में करीब सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स अवेलेबल थे, और इन सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को मिला के करीब 90 लाख किताब यहाँ पर मौजूद था। दोस्तों, क्या आपको पता है जीरो और डेसिमल का खोज करने वाला आर्यभट्ट भी एक समय में इस महाविश्वविद्यालय के प्रमुख रह चुके हैं। इसके साथ साथ 7th सेंचुरी के द ग्रेट इंडियन एम्परर हर्षवर्धन और नागार्जुना भी थे, जिसे हम लोग आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिन्होंने शून्यवाद के बारे में बताया था, जिससे कि हम टाइम, स्पेस और ग्रेविटी के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बुद्धिस्ट की मेजोरिटी ज्यादा थी, लेकिन हिंदू ब्राह्मण्स भी यहाँ पर अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आज से करीब 1500 साल पहले ये पूरे दुनिया में एक ही ऐसा लौता यूनिवर्सिटी था, और वो भी हमारे हिंदुस्तान पे, जिससे कि बाहर के लोग जलते थे, क्योंकि उस समय हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्ञान का भंडार था। हर दूर दूर के राजाओं ने षड्यंत्र बना रहे थे कि कैसे हमारे देश को खत्म कर सके और सबसे बड़ी इस यूनिवर्सिटी को खत्म कर सके, ताकि हम उन देशों से पीछे रह सके। वैसे तो हम किताबों में और लोगों की बातों में सुनते आ रहे हैं कि बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, लेकिन दोस्तों, सिर्फ बख्तियार खिलजी ने ही नहीं बल्कि इससे भी पहले 2 बार इस यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ। सबसे पहले तो एशिया से आए हुए हंस और बंगाल के शशंका ने भी इस पर हमला किया, लेकिन राजा हर्षवर्धन के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया और क्लासरूम्स और कैंपस को और बड़ा किया। दोस्तों, क्या आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी करीब 815 साल बाद फिर से उसका पुनर्निर्माण किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन वो क्लासरूम्स और कैंपस यूनिवर्सिटी के
ऊपर नहीं बल्कि उसके ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के साइड में बनाया गया ताकि वो जो पुराना टेम्पल्स है और क्लासरूम से वो टूरिस्ट और स्टूडेंट्स लोग आके देख सके और अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको शायद मन में ये शंका हो रहा होगा कि मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने और बख्तियार खिलजी के बारे में ज्यादा क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर। हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे कि बख्तियार खिलजी ने आखिर क्यों इस पे हमला किया, क्यों इसको जलाया। इस यूनिवर्सिटी में तो इतना खजाना भी नहीं था, बस ज्ञान और किताब थे, फिर क्यों इसको खिलजी ने जलाया। और कुछ हमारे मुस्लिम बंधु लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण्स ने इसको जलाया। इस सच का राज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इस यूनिवर्सिटी का क्या रिश्ता है, यूनिवर्सिटी क्या अभी बना है या कुछ साल पहले ही बना गया है, और किन किन देशों ने इसको समर्थन किया, इन सारे सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।